welcome back. So now in this particular session we'll be starting with a very important, interesting and little bit challenging chapter. Now the first thing that we need to discuss even before I start with this particular chapter is something that you have studied in 10th standard or maybe in your 11th standard. Okay, now there's a famous experiment. If we have a current carrying straight conductor, so ये एक straight wire है और suppose इसमें से current pass हो रहा है ऐसे, तो हम सब ने पढ़ रखा है कि अगर current carrying straight wire होगा तो current carrying wire अपने आसपास magnetic field produce करेगा. मतलब from current we can get magnetic field. So current produces magnetic field. This for the first time was observed by a famous scientist named as Ørsted. So this is Ørsted experiment that a current carrying conductor produces magnetic field. इसी को आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से भी जाना होगा. अब एक साइंटिस्ट और थे जिन्होंने जब ये वाला एक्सपेरिमेंट देखा या ऑब्जर्व किया या उनको सामने एक्सपेरिमेंट आया, ये एक्सपेरिमेंट जो कहता है कि करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. सो दैट पर्टिकुलर साइंटिस्ट नेम मिस्टर फैराडे और माइकल फैराडे, उन्होंने सोचा अगर ये हो सकता है तो उसका रिवर्स भी होना चाहिए बिकॉज नेचर में सब कुछ सिमेट्रिकल है. सो इफ करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक फील्ड शुड आल्सो प्रोड्यूस करंट. सो दिस वाज एम ऑफ माइकल फैराडे. क्या था उनका एम? टू सी और टू ऑब्जर्व वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट to generate current by using magnetic field. So सबसे पहले इस लेक्चर में हम फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनके बारे में बात करने वाले हैं. उन एक्सपेरिमेंट का गोल आप समझ चुके हो. फैराडे को ये देखना है कि क्या ये पॉसिबल है टू जनरेट करंट बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड. फैराडे रिवर्स करना चाहते थे, वो ये देखना चाहते. ऑस्ट्रेड ने कहा करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड और फैराडे का ये एक्सपेरिमेंट करके वो ट्राई करना चाहते थे कि whether it is possible to generate current with the help of magnetic field. So ये फैराडे सोच रहे थे कि ऐसा होगा या नहीं होगा. अब ये होगा या नहीं होगा इसको चेक करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए. फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट फैराडे ने परफॉर्म किया उसका नाम था मैग्नेट एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट. जैसे कि इसका नाम है मैग्नेट एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट. सो यहाँ पर बेसिकली हम एक मैग्नेट यूज करेंगे और एक कॉइल यूज करेंगे. मैग्नेट आप सभी जानते हो. अगर आपको कॉइल क्या होता है ये नहीं पता है तो आई ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट दैट. सो कॉइल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लेंगे और ऐसे एक सपोर्ट होगा और इस कॉपर वायर को इस सपोर्ट पे से वाइंड करेंगे. तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर अब मेरे हाथ में जो आपको दिखाई दे रहा है वी कॉल इट एज अ कॉइल. कॉइल में वी हैव ब्लैक कलर का एक सपोर्ट. हमेशा ब्लैक होगा ऐसा जरूरी नहीं है, हम सिर्फ ये समझने के लिए ले रहे हैं. सो ये सपोर्ट को हम बुलाएंगे कोर और उसके ऊपर व्हाइट कलर का जो है वो कॉपर वायर है एंड बस पूरे अरेंजमेंट को हम बोलेंगे कॉइल. तो मैं ऐसे बोलूँ कॉइल इज ऑब्टेन्ड बाय वाइंडिंग इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑन अ कोर. आई रिपीट, a coil is obtained by winding insulated copper wire on a core. Okay, so यहाँ पर ये जो मैंने ड्रॉ करा है ये कॉइल है और ये मैग्नेट है. सो फैराडे ने क्या सोचा था, मैग्नेट से वी विल गेट मैग्नेटिक फील्ड और वो मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ कॉइल में करंट आएगा. अब करंट आया या नहीं आया ये चेक करने के लिए या ये डिटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एक करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किया है. करंट मेजरिंग नहीं बच्चों, करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किया है और उसको हम बोलेंगे गैल्वेनोमीटर. आपने एमीटर वोल्टमीटर सुना होगा ना, वैसा ये गैल्वेनोमीटर है. बेसिकली गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर वोल्टमीटर बनते हैं. या तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो या आप किसी और चैप्टर में पढ़ोगे. सो दिस इज अ गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर इसका जीरो सेंटर में है, सो वी कॉल इट एज सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर. ठीक है, और इसका काम क्या होगा,
detect current, to detect current. So to detect current मैंने क्या यूज करा है, सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर, सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर, और एक छोटे से छोटा करंट डिटेक्ट कर सके इसलिए मैं यूज करूंगा सेंटर जीरो सेंसिटिव। सो अपना गैल्वेनोमीटर ऐसा वैसा नहीं, उसका नाम है सेंटर जीरो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। आई रिपीट, सेंटर जीरो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। क्या काम में आएगा वो, टू डिटेक्ट करंट। क्यों डिटेक्ट करना है करंट को, फेराडे ने सोचा था मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस करंट। सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए वी हैव अ मैग्नेट, फिर एक कॉइल, कॉइल की दोनों इनको किससे कनेक्ट किया आपने, यस, घर बैठे बैठे बोलो किससे कनेक्ट किया, सेंटर जीरो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। ओके, अब फेराडे ने सोचा मैग्नेट जो कि रेस्ट पर था वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर क्या जनरेट होगा, करंट, और वो करंट गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर लेगा। ये फेराडे ने सोचा था। ओके, सो लेट अस प्रोसीड फर्दर नाउ। सो मैग्नेट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ करंट आएगा, और वो करंट कौन डिटेक्ट करेगा, सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर। ऐसा फेराडे ने सोचा था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। फेराडे की सोच थी मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस होगा, पर ऐसा करने पर कुछ नहीं हुआ। बट फेराडे वाज मैन ऑफ डिटर्मिनेशन, वो इजीली गिव अप नहीं करने वाले थे। उन्होंने सोचा कि शायद ये मैग्नेट रेस्ट पर है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। करंट जब फ्लो करता है तो बेसिकली चार्ज फ्लो करता है, चार्ज मूव करता है, तो यहाँ पर भी शायद मोशन की जरूरत है। सो फेराडे ने क्या करा पता है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को मूव किया। सो ये मैग्नेट, ये कॉइल, ये सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर। What did you observe? The north pole of the magnet is taken towards a coil. There is a deflection shown by the galvanometer in one direction as long as the magnet is in motion. जब तक मैग्नेट मोशन में है तब तक यहाँ पर डिफ्लेक्शन आ रहा है। अगर मैग्नेट रुक जाएगा तो डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, डिफ्लेक्शन रुक नहीं जाएगा, रिपीट, डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। जब तक मैग्नेट मोशन में तब तक यहाँ डिफ्लेक्शन आएगा। As soon as the magnet will stop, even the deflection will become zero. Okay. Faraday was happy कि मैग्नेट के मोशन से डिफ्लेक्शन आया, मतलब करंट तो आया, पर वो और अच्छे से स्टडी करना चाहते थे। सो उन्होंने क्या करा, नॉर्थ पोल को पास लेकर जाने की बजाय he started taking north pole of the magnet away from the coil. North pole of the magnet away from the coil. So अब जब नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को कॉइल से दूर लेकर के गए, अगेन फैराडे ऑब्जर्व दैट देयर इज अ डिफ्लेक्शन shown by the galvanometer as long as the magnet is in motion but in the opposite direction. जो भी है, क्यों हो रहा है वो बात की बात है, हो तो रहा है ना, मैग्नेट की वजह से करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। और यही फैराडे का फर्स्ट प्राइमरी गोल था। एनालिसिस क्यों, कैसे, क्या लॉ है, वो बात की बात है। सो मैग्नेट की मोशन से यहाँ पर डिफ्लेक्शन आया, अगर यहाँ पर डिफ्लेक्शन आया मतलब क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट। अब फैराडे और थोड़ा अच्छे से करना चाहते थे, सो नाउ ही रिवर्स द मैग्नेट। सो ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये नॉर्थ। सो मैग्नेट को उल्टा कर दिया उन्होंने देखा when south pole of the magnet is taken away from the coil, deflection is same as if the north pole is taken towards the coil. मतलब साउथ तक दूर गया तो भी डिफ्लेक्शन आया, कौन सा वाला, नॉर्थ के पास वाला। सिमिलरली जब वो साउथ को पास लेकर के गए तो भी डिफ्लेक्शन आया, कौन सा वाला, as if the north is taken away from the coil. Whatever it may be, फिलहाल आपको ये समझ में आया मैग्नेट के मोशन की वजह से हमको क्या मिल रहा था, डिफ्लेक्शन, यानी क्या जनरेट हो रहा था, करंट। अब ऐसा करंट जो बिना बैटरी के मिल रहा था उसको हमने नाम रखा इंड्यूस्ड करंट। आई रिपीट, हाँ, जो करंट हमने प्रोड्यूस किया, जो करंट हमने इसके अंदर जनरेट किया, वी कॉल इट एज इंड्यूस्ड करंट। और उसके लिए जो ईएमएफ रिस्पॉन्सिबल है या जो पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। राइट, सो अब तक जो भी मैंने आपको बताया, क्या मैं उसको अगर मैं ऐसे समराइज करूं कि जो भी मैंने बताया आपको वो बेसिकली एक फिनोमेना है जिसमें हम करंट जनरेट करते हैं, किसकी मदद से, मैग्नेटिक फील्ड से, किसी एक सर्किट में। सो इट इज अ फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ
induced current in a circuit with the help of magnetic field. I'll repeat, please listen and repeat along with me. हमने जो पढ़ा वो क्या है? It is a phenomenon of production of induced current in a circuit with the help of magnetic field. I repeat, what is it? It is a phenomenon of production of induced current in a circuit with the help of magnetic field. Last time, what is it? Phenomena of production of induced current in a circuit with the help of magnetic field, and we call it as electromagnetic induction. I repeat, we call it as electromagnetic induction. So what is electromagnetic induction? It is a phenomena of production of induced current in a circuit with the help of magnetic field. आखिरी बार, it is a phenomena of production of induced current in a circuit with the help of magnetic field. So this phenomena is electromagnetic induction. जो करंट आया वो इंड्यूस्ड करंट, जो ईएमएफ आया वो इंड्यूस्ड ईएमएफ. ओके, अब फैराडे यहाँ रुकने वालों में से नहीं थे. जैसे उनको पता चला कि हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट कर सकते हैं, उन्होंने नेक्स्ट ये सोचा कि हम ज्यादा से ज्यादा करंट या ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन कैसे ले आ सकते हैं, या सिर्फ मैग्नेट की वजह से ही करंट आता है क्या, या कोई और भी पॉसिबिलिटी है. तो उन्होंने और इन शॉर्ट उन्होंने और डिटेल में इसको स्टडी करा. He also observed that अगर मैं मैग्नेट को स्टेशनरी रखूं, मेरा मान लो ये वाला हाथ मैग्नेट है और ये वाला पाम कॉइल है, अगर मैंने मैग्नेट को मूव किया तो डिफ्लेक्शन आया, नॉर्थ पोल पास गया, नॉर्थ पोल दूर गया, हाथ उल्टा हुआ, साउथ पोल पास आया, साउथ पोल दूर गया, तो डिफ्लेक्शन आया. अब फैराडे ने सोचा क्यों ना मैं मैग्नेट को स्टेशनरी रखूं और इस कॉइल को, मेरे ये वाले हाथ का नाम कॉइल है, कॉइल को पास लेकर के जाओ, कॉइल को दूर लेकर के जाओ. Again he observed that there was a deflection. So he wanted to try out all the possibilities. When the magnet is at rest, no deflection. When magnet is in motion, there is deflection. Excuse me. When coil is in motion, there is a deflection. When both magnet and coil are in motion, तो वो डिस्कशन का पॉइंट है. मैं फिर से रिवाइज करता हूँ. मैग्नेट को मूव किया, डिफ्लेक्शन आया, ऐसे भी डिफ्लेक्शन आया, डिफ्लेक्शन आया, डिफ्लेक्शन आया. अगर मैं सिर्फ इतना ही आपके साथ डिस्कस करूं तो ऐसे मन में आपकी बात आएगी, सर डिफ्लेक्शन आने के लिए मैग्नेट या तो कॉइल में से कोई एक मूव करना चाहिए. पर बच्चों ज्यादा इसका राइट आंसर होगा दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए. हाँ, अभी समझेगा आपको. मूव कर रहा है, ये रुका हुआ, ये मूव कर रहा है, तो रिलेटिव मोशन है. रिलेटिव मोशन. सोचो अगर ये ऐसा होता है, ये भी मूव कर रहा है ऐसे, बोथ आर मूविंग, बोथ आर मूविंग, अब डिफ्लेक्शन आएगा क्या? नहीं आएगा, बिकॉज इनके बीच का सेपरेशन ना तो कम हो रहा है ना तो ज्यादा हो रहा है. गया ऊपर से, डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा. सो दोनों अगर सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव करें तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन, फिर डिफ्लेक्शन आने वाला नहीं. सो डिफ्लेक्शन आने की कंडीशन क्या है? मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए. उनके बीच का जो सेपरेशन या तो कम या तो ज्यादा होना चाहिए. आर वी क्लियर? मेरे बच्चे कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैग्नेट मूव होगा तो डिफ्लेक्शन आएगा. ज्यादा राइट है, डिफ्लेक्शन इज ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट, मोशन ऑफ कॉइल, या ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल. हाँ, लिखो अपनी नोटबुक में, इट इज ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल. ये एंट्रेंस के लिए बच्चों काम आएगा और बेसिक है, याद होना चाहिए. ओके, अब फैराडे ने कॉइल को भी मूव कर लिया, साउथ पोल को भी मूव कर लिया. अब उनको ये देखना था कि डिफ्लेक्शन ज्यादा कैसे आता है. So he observed that deflection increases. Deflection increases मतलब ये डिफ्लेक्शन ज्यादा होना मतलब करंट ज्यादा होना, यानी ईएमएफ ज्यादा होना. तो मैं बोलूं ज्यादा करंट कब आया, ज्यादा ईएमएफ कब आया? जब फैराडे का पहला ऑब्जर्वेशन, मैग्नेट इज मूव्ड फास्टर. When the magnet is moved faster. क्यों सर? अच्छा, मैग्नेट इज मूव फास्टर तो मैं से बोलूं टाइम कम हो गया. मतलब दूसरा, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट इज यूज्ड. स्ट्रॉन्गर मैग्नेट इज यूज्ड यानी कि मैग्नेट की जो ताकत है जिसको मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं वो बढ़ गया. तीसरा, number of turns in the coil increases.
इन द कॉइल इंक्रीजेस, यानी कि n को बढ़ाया, नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने n लिखा। और चौथा, एरिया ऑफ ईच टर्न इंक्रीजेस, एरिया ऑफ ईच टर्न इंक्रीजेस, मैंने उन्होंने a को बढ़ाया। वापस यहां पर ये देखा कि डिफ्लेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, इनसे डिफ्लेक्शन कम या ज्यादा का अंदाजा आ रहा है। क्यों आ रहा है, we'll study that. First we are discussing about the observation. What was the observation? When the magnet is at rest, there is no deflection. Motion, there is deflection. Sorry, relative motion, there is deflection. More deflection in some condition. Number of turns in the coil increases का मतलब क्या, देखो पहले आपकी coil ऐसी थी, so there were 3 turn. अब अगर turns ऐसे तो इसका मतलब है turns ज्यादा हुए. Area of each turn increases. 3 turns. देखो अब दोनों ही बार 3-3 टर्न ही है, बट उसकी साइज बड़ी होगी, उसका एरिया बढ़ गया। आई बात समझ में? सो एरिया ऑफ टर्न इंक्रीजेस एंड नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीजेस। स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, मैग्नेट की स्ट्रेंथ ज्यादा, मैग्नेट को फास्ट मूव करा तो भी डिफ्लेक्शन ज्यादा। क्यों ऐसा, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये फैराडे को अब एक्सप्लेन करना था। क्योंकि देखो फैराडे जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लोग उसको तभी एक्सेप्ट करेंगे जब उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, सो अब तक हमने क्या देखा, फैराडे के ऑब्जर्वेशंस। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फैराडे का एक्सप्लेनेशन। सो नाउ इन चीजों को फैराडे ने कैसे एक्सप्लेन किया, आई होप आप लोगों ने लिख लिया था। इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए फैराडे ने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमको समझाया, जिसका नाम था मैग्नेटिक फ्लक्स, डिनोटेड बाय phi। किसका कॉन्सेप्ट पढ़ा हम लोग, किसका कॉन्सेप्ट हमको डिस्कस करना, मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, एकदम सिंपल है बच्चों, एकदम छोटे बच्चों की तरह मैं एक्सप्लेन करूंगा, वैसे समझ लो इसको। अगर कोई मैग्नेट है, सो ये मैग्नेट अपने आसपास, वेरी गुड, क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमको नहीं दिखाई देता है, सो उसको समझने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको विजुअलाइज करने के लिए हम किसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, सो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए ये जो बॉक्स है वो एक मैग्नेट है, मैग्नेट, ये नॉर्थ, ये साउथ। सो अपने आसपास क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। हमको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई नहीं देगा, सो उस मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का। सो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, हमको नहीं दिखाई देगा। इन ऑर्डर टू विजुअलाइज द मैग्नेटिक फील्ड, इन ऑर्डर टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड, वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अच्छा, अब अगर ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, तो इसने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना है, वो लाइंस ऑफ फोर्स के फॉर्म में, और एक ये जो बुक है वो एक सरफेस है। तो मैं ऐसा बोलूं, ये सरफेस इसके मैग्नेटिक फील्ड में, बुक है वो इसके मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो इसमें से भी पास होंगे। अब वो जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली 90 डिग्री पर, पासिंग नॉर्मली थ्रू दिस एंटायर सरफेस, पूरे सरफेस में से जो पास होगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर है, किसका नंबर, लाइंस ऑफ फोर्स का, जो कहां से पास होती है, थ्रू अ गिवन सरफेस। सो आई रिपीट वंस अगेन, इफ दिस इज अ मैग्नेट, ये मैग्नेट आसपास क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। हमको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देने वाला नहीं है, विल विजुअलाइज मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। इसके मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक सरफेस को रखा, इसके लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से नॉर्मली पास होंगे। सो वो लाइन जो इसमें से नॉर्मली पास होंगे उनको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। सो द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स passing normally through a given surface. I repeat, please understand it very well. The number of lines of force, magnetic lines of force, passing normally through a given surface is called as magnetic flux. पूरे surface में से जो lines normally pass होगी उसको बोलेंगे magnetic flux. और number of lines of force passing normally through a unit area is called as magnetic induction. So बच्चों एक और टर्म में सामने लाए, मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, अब देखना ध्यान से, ये मान लो एक सरफेस,
ये बुक हो गई और ये मैग्नेट है, ठीक है। इसके लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से नॉर्मली पास हो रहे वो हमने गिने। सो पूरे बुक में से जो लाइंस नॉर्मली पास हो रही, ठीक है, उसके नंबर को हमने बोला मैग्नेटिक फ्लक्स। और जो उसके यूनिट एरिया से पास होगी, छोटे से एरिया से पास होगी, पर यूनिट एरिया जो पास होगी उसको बोलेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल, मैग्नेट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, हमको दिखाई देगा नहीं, विल अज्यूम इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड में किसी सरफेस को रखा तो कुछ लाइंस ऑफ फोर्स उसमें से नॉर्मली पास होगी, पूरे एरिया से जो नॉर्मली पास होगी उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, यूनिट एरिया से जो नॉर्मली पास होगी उसको बोलेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द एंटायर सरफेस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, number of lines of force passing normally through unit area is called as magnetic induction. कंडीशन है बच्चों, लाइंस नॉर्मली पास होनी चाहिए, सिग्निफिकेंस थोड़ी देर में समझाता हूँ। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द एंटायर एरिया। व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया। पूरे एरिया से जो पास होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स, यूनिट एरिया से जो पास होगा वो मैग्नेटिक इंडक्शन। आप सुनना ध्यान से। अब मैं अगर आपको ऐसे एक सवाल पूछता हूं कि यूनिट एरिया से या 1 मीटर स्क्वायर से सपोज 10 लाइंस पास हो रही, सो 10 मीटर स्क्वायर से कितनी लाइंस पास होगी? आप बोलोगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 से 10 पास हो रही है तो 10 से कितनी पास होगी? 10 इंटू 10, बराबर। अब मुझे तो यूनिट एरिया से जो पास होगा उसको हमने नाम रखा है मैग्नेटिक इंडक्शन, और जो पूरे एरिया ए से पास होगा यानी कि वो ए इंटू बी होगा, उसको हमने क्या बोला? मैग्नेटिक फ्लक्स। कुछ नहीं समझ में। यूनिट एरिया से जो पास होगा दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, पूरे एरिया से जो पास होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर एक से जो पास हो रहा है, एक से जो पास हो रहा है वो बी है, ए से जो पास होगा वो फाई है पूरे एरिया से। सो अगर एक से बी लाइंस पास हो रही है तो ए से कितनी पास होगी? ए इंटू बी, और जो पूरे से पास होगी उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। नहीं समझा? यूनिट एरिया से जो पास होती है दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, पूरे एरिया से जो पास होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये समझा? यूनिट एरिया से जो पास हो रही है वो बी है, बी। पूरा एरिया ए से जो पास होगा, एक से अगर बी है तो ए से कितना होगा? ए इंटू बी, पर जो पूरे से पास होता है उसको आप क्या बोलते हो? मैग्नेटिक फ्लक्स। यूनिट एरिया से जो पास होगा वो मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी एक से बी है तो ए से कितना होगा? ए बी, पर जो पूरे एरिया ए से पास होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू ए इंटू बी, where A is area and B is nothing but magnetic induction. पर ये कर्व when all the lines are passing normally, पर ऐसा जरूरी नहीं बच्चों कि हमेशा लाइंस नॉर्मली ही पास हो। सर क्या कह रहे हो? देखो यहाँ पर ऐसे भी तो हो सकता है, ये मैग्नेट, ये सरफेस, पर बुक अगर ऐसी है थोड़ी सी इंक्लाइन, तो इसकी सारी लाइंस इसमें से नॉर्मली पास नहीं होगी ना, तो आपको भी इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सो हो सकता है बच्चों कि पूरा एरिया नॉर्मल नहीं हो, ये कर्व व्हेन ऑल द लाइंस आर पासिंग नॉर्मली। अब एक जनरल केस करते, सुनना ध्यान से इधर। मैंने कहा अगर सरफेस ऐसा और सारी लाइंस ऐसे पास हो रही, सो आपको दिख रहा है ना सारी लाइंस नॉर्मली पास हो रही, देन फाई इज ए इनटू बी बिकॉज ऑल द लाइंस आर पासिंग नॉर्मली। मैं ऐसा कह रहा हूं, ऐसा सरफेस अगर ऐसा है और लाइंस ऐसी है, सो ये बी। अब क्या सारी लाइंस नॉर्मली पास हो रही है? नो सर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा। सो मैंने क्या करा पता है? बी का एक कंपोनेंट लेता हूं। ये जो येलो वाली लाइन है बच्चों, ये नॉर्मल है, नॉर्मल ड्रॉन टू एरिया या नॉर्मल ड्रॉन टू सरफेस। ये जो येलो वाली लाइन है वो क्या है? नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस।
तो मैग्नेटिक इंडक्शन B एंड नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस के बीच में सपोज एंगल थीटा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये कंपोनेंट B cos थीटा है? बोलो बच्चों, वेरी गुड, ओके। सो मुझे बताओ अब मेरे एरिया से जो लाइंस नॉर्मली पास हो रही है क्या वो B है या B cos थीटा है? यूनिट एरिया से जो लाइन नॉर्मली पास हो रही है क्या वो B है या B cos थीटा है? नॉर्मली जो पास हो रही है B cos थीटा है। तो इस बार फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? इस बार फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? A into B होगा या A into B cos थीटा होगा? समझा? हाँ, वेरी इजी। सो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? A बार डॉट B बार, या तो आप लिख सकते हो B बार डॉट A बार। आई होप यू अंडरस्टूड। बहुत सिंपल है। मैग्नेट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, हमको दिखाई देता नहीं, विजुअलाइज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। Then the number of lines of force passing normally to the entire area is magnetic flux. The number of lines of force passing normally per unit area is magnetic induction. Normal होगा तो डायरेक्ट A into B, अगर नॉर्मल नहीं है तो you have to take component. So अभी ये वाला व्हाइट वाला जो एरिया है उससे मैग्नेटिक फील्ड जो इंडक्शन B है वो नॉर्मल तो नहीं जा रहा, तो नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा होगा? B cos थीटा। सो इस बार फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? A into B या A into नॉर्मल कंपोनेंट? नॉर्मल। सो फाई का फॉर्मूला हो गया B बार डॉट A बार। आर वी क्लियर? याद रखना फ्लक्स इज A into B into cos थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है? आप बोलो घर पर बैठे बैठे, थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस एंड मैग्नेटिक फील्ड। देख लिखा भी है, थीटा इज येलो और व्हाइट लाइन के बीच का एंगल है। सो मैग्नेटिक फील्ड व्हाइट वाला और येलो वाली लाइन क्या है? नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस। जब मैं ओरल लूंगा तो ये पूछूंगा थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन B, उधर देख, मैग्नेटिक इंडक्शन B एंड नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस। सो फ्लक्स इज A B cos थीटा। आर वी क्लियर? ये समझ में आया? अब फैराडे ने इसकी क्यों इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया समझाता हूं मैं। ओके बच्चों, एक डाउट है मेरा, आप सॉल्व करने की कोशिश करो। सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, ऐसा, और सरफेस ऐसा है, तो इसमें से कितनी लाइंस पास हो रही है, या इसमें से फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? ये मैग्नेटिक फील्ड है B और सरफेस भी ऐसा है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसा मैं कह रहा हूं, मेरे जो फिंगर्स है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। जब ऐसा ऐसा ऐसा, तो आंसर है A into B, ऑल द लाइंस आर पासिंग नॉर्मली। जब इंक्लाइंड है तो क्या बोला? A into B cos थीटा। अब मैं कह रहा हूं अगर सारी लाइंस ऐसे जा रही है, ऐसे सारी लाइंस ऐसे जा रही है, तो अभी फ्लक्स कितना होगा? ऑल द लाइंस आर मूविंग लाइक दिस, तो फ्लक्स कितना होगा? 0। क्यों? व्हाट इज फ्लक्स? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली। ये तो सारी लाइंस सरफेस से ही पास हो रही, सो नॉर्मली कितनी पास हो रही है? 0 गया ऊपर से, सारी नॉर्मली है, कुछ एंगल पर है। सोच अगर ऐसा ऐसा, सो डियरली ऑल द लाइंस आर अलोंग द सरफेस, तो नॉर्मल कितनी गई? कुछ भी नहीं गई, तो फ्लक्स कितना होगा? 0। When magnetic field is parallel to the surface, magnetic flux is 0. When magnetic field is parallel to the surface, flux is 0. When magnetic field is perpendicular to the surface, flux is AB. और एंगल होगा तो आपको पता है A into B into cos theta. So यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर फ्लक्स होगा 0. इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। कैसे? देख, फ्लक्स इज A into B into cos थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो ये सरफेस को अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ऐसे आएगा। अब नॉर्मल और B में एंगल कितना हो गया? 90। सो थीटा की वैल्यू 90 है और cos 90 की वैल्यू 0 है। फ्लक्स इज 0। So when the plane is parallel to the magnetic field, or when the magnetic field is parallel to the surface, flux is 0. But when magnetic field, देख यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस एरिया को अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ, नॉर्मल तो नॉर्मल ऐसा आएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना हुआ? 0। तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी A into B। अब बच्चों कब से मैं एक एरिया की बात कर रहा हूँ या एक टर्न की बात कर रहा हूँ? ऐसे मान लो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा n into A into B into cos थीटा। इससे दोस्ती कर लो, याद कर लो। फ्लक्स इज NAB cos थीटा, याद कर ले, फ्लक्स इज NAB cos थीटा।
So phi is NAB cos theta. What is N? Number of turns. What is A? Area of each turn. What is B? Magnetic induction. What is theta? Important. Theta में ही गड़बड़ होगी. What is theta? Angle between direction of magnetic field and normal drawn to the surface. Theta is angle between direction of magnetic field and normal drawn to the surface. गड़बड़ मत करना भाई. तो phi is NAB cos theta. ये सारी स्टोरी किसने बताई? फैराडे ने. अब फैराडे ने कहा, क्या कहा? सुनना ध्यान से बच्चों. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. देख जरा ध्यान से. ये वाले केस में when the magnet is at rest, तो इसमें से मान लो यहां पर जो लाइंस है वो ऐसे कुछ होगी. ऐसे लाइंस पास हो रही होगी, बराबर है. सो जब मैग्नेट रेस्ट पर है और कॉइल भी अपनी जगह पर है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, तो मान लो इसकी 100 लाइंस पास होगी. 100 लाइंस इस कॉइल में से इसकी 100 लाइंस पास होगी. अब मैग्नेट रेस्ट पर है तो कितनी लाइंस पास हो रही है? मैंने बोला 100. मैग्नेट मूव ही नहीं करे तो कितनी लाइंस पास हो रही होगी? 100 ही पास हो रही है. सोच अगर मैं मैग्नेट को मूव करूं आगे या पीछे, तो डू एग्री जब वो पास जाएगा तो 100 है वो ज्यादा हो जाएगा. बिकॉज व्हेन मैग्नेट इज टेकन क्लोजर मोर लाइंस विल पास, एंड व्हेन द मैग्नेट इज टेकन अवे लेस लाइंस विल पास. सो मैं ऐसे एक वर्ड बड़ा स्टेटमेंट यूज करूं, व्हेन द मैग्नेट इज एट रेस्ट, flux associated with the coil is constant. डन है. वापस जब ये मैग्नेट रेस्ट पर है तो इसमें से कितनी लाइन जा रही है? 100. वो रेस्ट पर है, कितनी 100? रेस्ट पर कितनी 100? जो लाइंस पास होती है उसी को तो मैग्नेटिक फ्लक्स बोला ना. सो व्हेन द मैग्नेट इज एट रेस्ट, इसमें से 100 लाइंस ही जाने वाली है, यानी फ्लक्स कांस्टेंट है. जब मैं मैग्नेट को मूव करूं या जब मैं कॉइल को मूव करूं या जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो फ्लक्स चेंज होगा ना. यानी कि ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए कॉइल और मैग्नेट के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है तो बेसिकली क्या चेंज होता है? फ्लक्स. तो ये सब होने का रीजन क्या दिया फैराडे ने? ये सब होने का रीजन है फ्लक्स का चेंज होना. आई रिपीट, प्लीज लिसन. व्हेन मैग्नेट इज एट रेस्ट, इसकी 100 लाइंस इसमें से पास हो रही है. अब अगर मैग्नेट भी वैसा कॉइल भी वैसे, नो रिलेटिव मोशन, तो 100 का 200 होगा नहीं, उतना ही रहने वाला है वो. सो जरा भी फ्लक्स में चेंजेस आने वाले नहीं. पर जब मैं मैग्नेट को मूव करता हूँ पास दूर पास दूर पास दूर, जो भी डू एग्री फ्लक्स चेंज होगा, या तो कॉइल मूव करेगा तब. सो अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो डिफ्लेक्शन आ रहा है. तो फैराडे ने क्या बोला पता है? अगर किसी कॉइल के साथ एसोसिएटेड जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स है और अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा. whenever there is change in magnetic flux associated with a coil and EMF is induced in it. ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है. सिंपल है. अगर कोई कॉइल है उसके साथ एसोसिएटेड कोई मैग्नेटिक फ्लक्स है और अगर वो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें EMF जनरेट होगा. सो इसी को हम कहते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ. फैराडेज फर्स्ट लॉ. So what is Faraday's first law? Whenever there is change in magnetic flux, देख बच्चे ये याद रखते हैं, अगर फ्लक्स है तो फ्लक्स है नहीं, फ्लक्स देख फ्लक्स तो यहाँ भी था ना. फ्लक्स होना चाहिए कि फ्लक्स चेंज होना चाहिए? चेंज होना चाहिए. So whenever there is a change in magnetic flux associated with the coil, an EMF is induced in it. Repeat, what did I say? Whenever there is a change in magnetic flux associated with the coil, an EMF is induced in it. I repeat, please listen. Whenever there is a change in magnetic flux associated with the coil, whenever there is change in magnetic flux associated with the coil, an EMF is induced in the coil. आखिरी बार. Whenever there is a change in magnetic flux associated with the coil, an EMF is induced in the coil. याद रहेगा. अगर कोई कॉइल है उसके साथ associated flux change होगा तो उसके अंदर EMF जनरेट होगा. अब बता, when the magnet is at rest, flux है चेंज नहीं हो रहा बाबा. फ्लक्स तो है ना, फ्लक्स है, क्या वो चेंज हो रहा है? वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो EMF आने वाला नहीं. So when the magnet is at rest, there is no change in magnetic flux, so condition is not satisfied, so no deflection. When north pole is moved, south pole is moved, north pole is moved, south pole is moved, due to motion क्या flux change होगा?
कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो डिफ्लेक्शन होगा। समझ में आया? एकदम इजी है। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स associated with the coil, an EMF is induced in the coil. यहाँ तक सब साथ में है। इसको हम कहते हैं Faraday's first law. Whenever there is a change in magnetic flux associated with the coil, an EMF is induced. ये याद रहेगा बच्चों आपको। अब सुनो दूसरी बात, देखना जरा ध्यान से। फैराडे का जो ऑब्जर्वेशन था वो क्या कहता है? फैराडे का ऑब्जर्वेशन कहता है, ध्यान से सुनना बच्चों, चलो ये सरफेस, ये मैग्नेट, ये पोजीशन पे इस मैग्नेट के यहाँ पर 100 लाइंस पास हो गई, 100। सो अगर ये ऐसी रहा तो कितनी पास होंगी? 100। अभी कुछ मूव नहीं हो, 100। अभी बोलो 100। अभी 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा। अभी वापस कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा। सो मैग्नेट के मोशन से ड्यू एवरी फ्लक्स चेंज हो रहा है, समझा ना? अब सुनो ध्यान से, एकदम अच्छे से। कितनी लाइंस पास हो रही है? वापस से बोल, 100। ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से, प्लीज ध्यान से। अच्छा ये क्या है? मैग्नेट, ये क्या है? कॉइल। कितनी लाइंस पास हो रही है? 100। अब देख, 110, 120, 130, 140, 150। सो पहले कितनी लाइंस पास हुई? 100। अभी कितनी होगी? 150। तो पहले फ्लक्स कितना था? डिफिकल्ट लग रहा है। पहले कितनी लाइंस थी? 100। तो फ्लक्स 100 था, लाइंस मतलब फ्लक्स। सो पहले फ्लक्स 100 था, अभी फ्लक्स 150 हुआ। तो फ्लक्स उतना ही की चेंज हुआ, कितने से हुआ? 50 से। सो मैं ऐसे मानूं कि जब मैंने इसको मूव किया तो फ्लक्स 50 से चेंज हुआ, और मान लो ये होने के लिए 5 सेकेंड लगे। कितने? 5। वापस याद रखना, कितनी लाइंस? 100, 150, कितना टाइम? 5 सेकेंड। तो कुछ तो डिफ्लेक्शन है, क्यों? क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ। अब सोच जरा ध्यान से, अगर मैं इसको 100 फास्ट मूव किया और यहां पर लाया, वापस से 100 से 150 हुई, बट जो 5 सेकेंड में पहले हुआ था वो 1 सेकेंड में हुआ, 5 सेकेंड में हुआ। सेकेंड टाइम 1 सेकेंड में हुआ। तो दोनों ही केसेस में फ्लक्स कितना था? बोल, 100 से 150 5 सेकेंड में। सेकेंड टाइम 100 से 150 1 सेकेंड में। सो ड्यू एग्री बच्चों, दोनों ही केस में फ्लक्स चेंज हो रहा है। हाँ हो रहा है। दोनों ही केसेस में फ्लक्स 50 से ही चेंज हो रहा है, बट ड्यू एग्री फर्स्ट केस में फ्लक्स धीरे धीरे चेंज हो रहा था, और सेकेंड केस में फ्लक्स फटाफट चेंज हो रहा था। 100 से 150 5 सेकेंड, 100 से 150 1 सेकेंड, 100 से 50 से चेंज हुआ, 100 से 150 50 से चेंज हुआ, बट पहले 5 सेकेंड में चेंज हुआ, अभी 1 सेकेंड में ही चेंज हुआ। सो कहने से सेकेंड टाइम फ्लक्स फटाफट चेंज हुआ, फर्स्ट टाइम फ्लक्स धीरे धीरे चेंज हो रहा था। इतना समझा? 100 से 150 5 सेकेंड, 100 से 150 1 सेकेंड। सो दोनों ही बार फ्लक्स का चेंज कितना है? 50 है, पर ये 5 सेकेंड में, ये 1 सेकेंड में। तो कहने से सेकेंड टाइम फ्लक्स का चेंज फटाफट है, और सेकेंड टाइम फैराडे ने देखा डिफ्लेक्शन ज्यादा आया। अच्छा, दोनों बार डिफ्लेक्शन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फ्लक्स दोनों बार चेंज हुआ, 100 से 150, 100 से 150, दोनों टाइम फ्लक्स चेंज हुआ, इसलिए डिफ्लेक्शन आया। पर सेकेंड टाइम डिफ्लेक्शन ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि फ्लक्स फटाफट चेंज हो रहा है। यानी कि डिफ्लेक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। डिफ्लेक्शन आएगा या नहीं आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? फटाफट नहीं, फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोनों बार डिफ्लेक्शन आएगा। डिफ्लेक्शन कम आएगा कि ज्यादा आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? कितना फटाफट फ्लक्स चेंज हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही, 100 से 150, 100 से 150, दोनों बार ही चेंज हुआ, तो दोनों बार डिफ्लेक्शन आया। सेकेंड टाइम डिफ्लेक्शन ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है। पहले भी तो चेंज हुआ, फ्लक्स फटाफट चेंज हो रहा है। यानी कि डिफ्लेक्शन का आना या नहीं आना, ये कौन डिसाइड करेगा? फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिफ्लेक्शन कम आएगा या ज्यादा आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? हाउ फास्ट द फ्लक्स इज चेंजिंग। आई विल रिपीट दिस, whether we get deflection or not will be decided by is the flux changing or not. How much deflection we are going to get, that will be decided by the rate of change of magnetic flux. Whether you get deflection or not, whether EMF is going to get induced or not, that is decided by whether the flux is changing or not. How much EMF is going to get induced, that is decided by rate of change of magnetic flux. बिठा ले दिमाग में, EMF इंड्यूस होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये कौन डिसाइड करेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम कहते हैं फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ बताता है कब ईएमएफ इंड्यूस होगा, सेकंड लॉ बताता है कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is directly proportional to rate of change of magnetic flux. यानी मैं ऐसा लिखना चाहता हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ को E से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे e से, is directly proportional to d phi by dt. Phi is for magnetic flux, d phi by dt is rate of change of flux. So EMF इंड्यूस होगा या नहीं होगा फर्स्ट लॉ बताता है, कितना EMF इंड्यूस होगा ये सेकंड लॉ बताता है। अगर क्वेश्चन आया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, EMF आएगा कि नहीं आएगा, सिर्फ क्या सोचेगा फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कितना EMF इंड्यूस होगा तो क्या सोचेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। EMF इंड्यूस होना है या नहीं होना फर्स्ट लॉ, कितना EMF इंड्यूस होना सेकंड लॉ। Whether EMF is going to get induced or not, first law. How much EMF is going to get induced, second law. आएगा नहीं आएगा, first law. कितना आएगा, second law. समझा बच्चों ये? So the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. अब देख सबके आंसर मिलेंगे. When the magnet is moved faster, तो T will decrease. If T will decrease, E will increase. E will increase, current will increase, deflection will increase. When a stronger magnet is used, तो B will increase. If B will increase, कहाँ गया flux? If B will increase, flux will increase. If flux will increase, E will increase. वापस. T will decrease. T will decrease. E will increase. Current will increase. If you use a stronger magnet, तो B will increase. B will increase. Flux will increase. E will increase. Current will increase. So deflection will increase. Number of turns same. तो इसको आप अच्छे से ऐसे बोल सकते हैं, देखो. When the magnet is moved faster, तो T will decrease. If T will decrease, तो E will increase. If E will increase, तो I will increase. Therefore, deflection will increase. When a stronger magnet is used, तो B will increase. If B will increase, तो phi will increase. If phi will increase, तो E will increase. If E will increase, तो current will increase. तो deflection will increase. When a number of turns in the coil increases, तो N will increase. N will increase, तो phi will increase. Phi will increase, तो E will increase, तो I will increase, तो deflection will increase. Area of piston increases, तो A will increase, A will increase, तो phi will increase, phi will increase, तो E will increase, तो I will increase, तो deflection will increase. So whatever Faraday had observed, he was able to explain by giving these two laws, Faraday's first law and Faraday's second law. First law बताता है कब EMF इंड्यूस होगा, second law बताता है कितना EMF इंड्यूस होगा। दोनों स्टेटमेंट नोट कर लो और अगले सेशन में हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप आप सब कुछ रिवाइज करके आओगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, थैंक यू सो मच, विल स्टॉप नाउ, थैंक यू।